नमस्कार, लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं तिलकराज शर्मा और आज हमारे साथ सूर्या ऑर्थो के सर्जन डॉक्टर ऑर्थोपेडिक्स सुरेश अरोड़ा जी हमारे साथ में हैं। इनसे हम बात करेंगे कि सर्दी का आगमन हो चुका है। लोग तरह तरह की जो हड्डियों की बीमारियों से परेशान हैं, उनकी मांसपेशियों की बीमारियों से परेशान हैं। तो हम डॉक्टर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने अभी एक बहुत बड़ा अच्छा अचीवमेंट फरीदाबाद के लिए किया है कि आपको आईएमए की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए, उसके लिए भी बधाई। लेकिन जहाँ तक बात है हमारे फरीदाबाद के पेशेंट की, क्योंकि सबसे बड़ा हॉस्पिटल फरीदाबाद में माना जा रहा है हड्डी को लेके, तो वो आपका है। तो आपने जो शुरुआती दौर में किस तरीके से ये प्रैक्टिस शुरू की थी और कहाँ से आपने अपनी ये जो एजुकेशन है ये कहाँ से ली थी? सबसे पहले मेरा नमस्कार दर्शकों। और मैं आपके सवाल का जवाब इस तरह दूंगा कि 1977 में मैंने मेडिकल कॉलेज रोहतक में एडमिशन लिया था और वहाँ से 10 साल लगातार पढ़ते हुए मैंने ऑर्थोपेडिक सर्जरी में एमएस करके, और मैंने बीके हॉस्पिटल में 6 साल काम किया एज ऑर्थोपेडिक सर्जन। और उसके बाद से मैं यहाँ फरीदाबाद में लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और पहले मेरा अपना इंडिविजुअल हॉस्पिटल था, अब मैं सूर्य ऑर्थोपेडिक एंड ट्रॉमा सेंटर पिछले 15 साल से चला रहा हूँ डॉक्टर राकेश मेहता के साथ पार्टनरशिप करते हुए। और यहाँ हम हर तरह का जो है इलाज करते हैं लोगों का, जो जितने फरीदाबाद और आसपास के शहर के लोग हैं। और हम काफ़ी सस्ती दर पे लोगों को इलाज कर रहे हैं और अब भगवान की दया है कि हमारा अच्छा ठीक ठाक चल रहा है और लोगों को हमारे ऊपर विश्वास है और हमें बड़ी बहुत ही मन की तसल्ली है कि हम लोगों को ठीक कर पा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल आपकी प्रैक्टिस से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं हमारे जैसे प्रोफेशन के लोग, आईटी के लोग, जैसे कंप्यूटर का युग आ गया है, मोबाइल का युग आ गया है, तो हम लोग कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा व्यस्त हैं इसमें, तो बोन की जो ज़्यादातर गर्दन की जो परेशानियां हैं, पीठ की जो हड्डी की परेशानी है, तो ये किस तरीके की परेशानियां हैं और ये कैसे उत्पन्न होती हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली हमारी प्रैक्टिस में ऐसे बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो कि आईटी सेक्टर से इन्वॉल्व हैं, जो बेसिकली कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं सारा दिन, लगातार दिन में 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बैठते हैं। तो हमारे पास आते हैं वीकेंड्स पे अपने चेकअप के लिए आते हैं और उनको ये गर्दन से निचले हिस्से में और कमर में काफ़ी दर्द रहता है। तो उनके लिए मेरा यही सुझाव है कि उनको एक तो लंबा सिटिंग नहीं रखनी चाहिए, बीच में ब्रेक्स देने चाहिए। हर 2-3 घंटे बाद खड़े होकर और अपने कोई काउच में जाके थोड़ी एक्सरसाइज करें गर्दन की, कमर की, जो कि उनको हम समझा सकते हैं रेगुलरली। और सेकेंडली उनको बैठने का तरीका इंप्रूव करना चाहिए। कमर को सीधा रख के बैठें, पीछे एक बैक रेस्ट आते हैं वो लगा लिया करें, झुक के ना बैठें इस तरह से, या ऐसे करके ना बैठें, बिल्कुल स्ट्रेट रह के बैठा करें। और सेकेंडली जो एक्सरसाइज करते हैं वो करें और अपनी डाइट में कैल्शियम की और विटामिन डी की मात्रा को पूरा रखें और सन एक्सपोजर लिया करें जिससे कि उनकी बॉडी में विटामिन डी की कमी ना हो। और बैलेंस डाइट लें जिसमें कि हर प्रकार के जो विटामिन हैं और प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट की डाइट है बिल्कुल बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर वो इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो उनको ऐसी प्रॉब्लम आने के चांसेस कम है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और समस्या जो वर्किंग लोग हैं कंप्यूटर पे, उनके साथ ये एल्बो पेन की जो परेशानी है वो एक ऐसे तरीके से आ गई, किसी की नस खिंच रही है हाथ की, किसी को मतलब कंपन हो रहा है, किसी को खाना खाने में मुंह तक हाथ नहीं जा पाता। तो ये किस तरीके से परेशानी उत्पन्न होती है? नहीं, ऐसी जो बता रहे हो हाथ में कंपन आना और ये जो हाथ मुंह तक हाथ नहीं जाना, ये तो एक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। इसके लिए तो उनको न्यूरोलॉजिकल चेकअप होना चाहिए। कंपन वगैरह तो इस तरह की मस्कुलर प्रॉब्लम तो नहीं आता है वैसे, तो मेरे ख्याल से उनको न्यूरोलॉजिकल चेकअप करना चाहिए। ये जो कंपन आप बता रहे हो तो ब्रेन से रिलेटेड होता है आमतौर पर। फिर भी जो उनको कैल्शियम की डाइट दी जाए तो उससे इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल है उनको न्यूरोलॉजिकल चेकअप होना चाहिए, उससे क्लियर हो सकता है कि उनको ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, एक जो समय है सर्दी का, जिनको बड़ी पुरानी बीमारियां चल रही हैं, चोट, एक्सीडेंटल चोट है या वैसे कोई गिरने से चोट है, तो इन समस्याओं में जैसे सर्दी में क्या सावधानियां बरतें कि जिससे कि ये बच सकते हैं इससे? हाँ, सर्दियों में ये ऐसा है कि कोई भी पुरानी चोट या जो बड़े जोड़ होते हैं उनमें दर्द होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो उसमें यही है कि जो सर्दी अप्रोच करती है तो जो स्पेशली एल्डरली लोग भी होते हैं तो उनको एक तो अपने इन जोड़ों को या पुरानी चोटों को सर्दी के एक्सपोजर से बचाना चाहिए। इन हिस्सों को ढक के रखना चाहिए और डायरेक्ट सर्दी नहीं लगनी चाहिए, तो उससे इसमें दोबारा से दर्द आने की संभावना कम हो जाती है। और इसको मोबिलाइज रखना चाहिए, उसकी एक्सरसाइज करते रहेंगे तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा आएगी, तो उसमें दर्द होने के चांस कम होते हैं इसमें। अच्छा, कोविड का समय चल रहा है, अभी देश दुनिया उभरी नहीं है,
और कहीं ना कहीं आप लोगों की प्रैक्टिस भी ऐसी है कि मरीज़ के बिल्कुल शरीर को आपने टच ही करना पड़ता है। तो ऐसे में आप लोग मरीजों को, अपने जो आपके पास मरीज़ आते हैं, उनको क्या एहतियात देना चाहते हैं, क्या सावधानियाँ बरतें वो हॉस्पिटल आए? हाँ हाँ, देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है आजकल के समय। पिछले 7-8 महीने से जैसे हम कोविड से जूझ रहे हैं, आप भी देखो पूरा संसार इससे जूझ रहा है। तो जो हम लोगों ने देखो, पहले तो लॉकडाउन वगैरह लगाया सरकार ने, अब लॉकडाउन का पीरियड ख़त्म हुआ, धीरे धीरे लॉकडाउन खुलता गया, अब तो पूरा ही लॉकडाउन खुल चुका है। लेकिन अभी भी कोरोना तो गया नहीं है। लेकिन जो लोग हैं उनके लिए हमारी यही सलाह है कि अभी भी वो ये सोचें कि भी हमें सिर्फ ज़रूरी काम के लिए घर से निकलना चाहिए। अब हमारे यहाँ पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको यही सलाह देते हैं कि देखिए, आपको अगर बहुत ज़रूरी प्रॉब्लम है तभी हॉस्पिटल में आइए, नंबर 1। और दूसरा, आते हैं तो आप कम से कम लोगों को साथ लेके आइए। अगर आपका कोई मरीज़ हॉस्पिटल में दाखिल है तो उनको पूछने के लिए यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में रहिए, फ़ोन करके उनका हाल पूछ लीजिए। क्यों आप हॉस्पिटल में आते हैं अननेसेसरी उनको पूछने के लिए? आप एक्सपोज होते हैं हॉस्पिटल के अंदर आने, हॉस्पिटल में इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। हमारे यहाँ पेशेंट्स आते हैं जितने भी, हम उनका रेगुलर चेकअप कराते हैं ऑपरेशन से पहले, ये देखने के लिए उनको कोविड है तो नहीं है। तो हम ये पाते हैं कि ऑपरेशन से पहले टेस्ट कराने कई लोगों को कोविड हुआ होता है। तो हमें हैरानी होती है कि देखो, हम कल इनका ऑपरेशन करने जा रहे थे और आज हमने ये पाया कि इसको कोविड पॉजिटिव है। तो हमें बड़ी लगता है, डर लगता है कि कल इसको अगर हम ऑपरेट कर देते और हमें भी कोविड हो जाता। और देखो, आज आप मेरी ड्रेस देख रहे हैं, अभी मैंने ऊपर से हेलमेट वगैरह उतारा है सारा, जब आप आए तो मैंने हेलमेट पहना हुआ था। तो इस तरह की प्रिकॉशंस हम लेते हैं सारी। हम भी ये भी चाहते हैं कि पेशेंट्स जितनी भी पब्लिक है अभी भी उनको अलर्ट रहना चाहिए और ये समझें कि कभी भी किसी को कोविड हो सकता है। अब आमतौर पे लोग ऐसे घूम रहे हैं आज की डेट में जैसे लगता है कोरोना कुछ नहीं है, लेकिन जिसके घर में कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है सिर्फ वही लोग समझ पा रहे हैं आज की डेट में कि ये बहुत सीरियस बीमारी है। जिसके घर में किसी की मौत हो जाती है या कोई वेंटिलेटर पर चला जाता है, सिर्फ उसी को समझ आती है बात ये वाली। बाकी सब लोग तो इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं। कोई भी अब आप मार्केट में जाइए, कहीं भी जाइए तो बहुत ऐसा नॉर्मल सा एटमॉस्फेयर लगता है। तो ये मेरी पब्लिक के लिए यही एक सलाह है कि उनको अभी भी इसको सीरियस लेना चाहिए। और जो एक हमारा मंत्र है SMS का, S फॉर सैनिटेशन ऑफ हैंड्स, M फॉर मास्क। एक मास्क प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर मास्क का मतलब यह है कि या तो मल्टी लेयर्ड क्लॉथ मास्क हो, या ये ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क हो, या N95 मास्क हो, कोई भी एक ऐसा मास्क होना चाहिए। और उसको प्रॉपरली पहनना है। प्रॉपरली पहनने में नाक भी ढका होना चाहिए और मुंह भी ढका होना चाहिए। आप लोग देखते होंगे कि जो लोग घूम रहे होते हैं मास्क पहना होता है लेकिन चिन पे लटका होता है वो सिर्फ, ना तो वो नाक को ढकते हैं ना मुंह को ढकते हैं, सिर्फ वैसे ही दिखाने के लिए मास्क होता है। फिर वो पहनते प्रॉपरली नहीं है उसको। और तीसरा ऐसा है हमारा सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 का SMS का जो फार्मूला है, इसको सब लोग फॉलो करेंगे तो कोरोना को तो हरा ही देना हमने। और अब वैक्सीन आ जाएगी 2-3 महीने बाद, तो मेरे ख्याल से बस 1 साल का टोटल इशू था, तो सारा वर्ल्ड इससे इस बीमारी पे विजय पा लेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक IMA से अभी आपको नेशनल बॉडी में सदस्य बनाया गया है, तो आप ज़िले में भी एक्टिव रोल है, पहले आप अध्यक्ष भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोविड के दौरान आपकी IMA का जो रोल है वो क्या रोल रहा था, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, हम लोगों ने IMA ने पहले दिन से ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और पब्लिक के साथ मिलकर काम किया है। जिस दिन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि ये वर्ल्ड में पेंडेमिक अनाउंस हुआ था, उसी दिन मुझे याद है 18 मार्च को एक मीटिंग हुई थी सेक्टर 12 में, जो मिस्टर राजीव अरोड़ा ने कंडक्ट की थी वहाँ पर। उसके मीटिंग में हम लोगों ने एज IMA पार्टिसिपेट किया और आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जब मैंने उनको सजेस्ट किया कि इंडिया में हमारे आप हरियाणा में लॉकडाउन लगाइए उस दिन। और वो हैरान रह गए कि लॉकडाउन की बात क्यों कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप देखिए, जो इटली के अंदर जो आज सब कुछ हो रहा है ये सब इंडिया में होगा, तो आप अभी से क्यों नहीं अलर्ट हो जाते। तो हमने IMA की तरफ सजेस्ट प्रपोज किया कि आप लॉकडाउन लगाइए, और हमने उस दिन से अपनी तरफ से सारी एक्टिविटीज़ करी। हमने फ्री ऑनलाइन OPDs करी, हमने एम्बुलेंसेज चलाई जो कि डिफरेंट एरियाज़ में जाती है। IMA की तरफ से सबको दवाइयाँ दे के आते थे वहाँ पर। हमारे एम्बुलेंस के अंदर सारा सामान होता था। पुअर पेशेंट्स जो लोग नहीं आ सकते थे हॉस्पिटल में, उनको दवाइयाँ बांट के आते थे। हमारे IMA के डॉक्टर्स ने BK हॉस्पिटल में लगातार फ्री OPD करी है। ये फ्लू OPD कोरोना के मरीज़ों को देखता था। हमारे IMA के डॉक्टर्स ESI मेडिकल कॉलेज के अंदर जाते थे, वहाँ के ICU को चलाते थे और वहाँ के जो जितने कोविड पेशेंट्स हैं उनका ट्रीटमेंट किया है। उसके अलावा हमने काफ़ी सारे फंड्स इकट्ठे करके PPE किट्स, स्टड्स की शील्ड और काफ़ी ऐसा सामान हमने इसके अंदर BK हॉस्पिटल में डोनेट किया है। प्लस हम लोगों ने जितने अवेयरनेस कैंप्स होते हैं ये चलाए हैं, और इस तरह कई एक्टिविटी हम लोगों ने IMA की तरफ से की हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैं शहर से ही सवाल पूछूंगा, क्योंकि आपने प्रधान रहते हुए एक मेरे नॉलेज में आया कि आप लोगों ने एक फरीदाबाद के अंदर आईएमए की तरफ से, आईएमए में बहुत सारे डॉक्टर हैं, सर्जन भी हैं और फिजिशियन भी हैं, तो इस तरीके से आप लोगों ने एक प्रपोजल सरकार को भेजा था कि हम गरीब लोगों के लिए यहाँ कोई ना कोई ऐसा हॉस्पिटल या कोई ऐसी जगह की डिमांड की थी कि उन लोगों की सहायता आप लोगों को वहाँ ओपीडी के माध्यम से या उस हॉस्पिटल के माध्यम से हम फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते, तो उसमें बात कहाँ तक पहुँची आप? हाँ, ये हम पिछले काफ़ी सालों से कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे को एक लैंड मिल जाए जहाँ हम एक सेंट्रलाइज्ड अपना आईएमए का ऑफिस बना देंगे, वहाँ एक फ्री डिस्पेंसरी चलाएंगे, हमारे आईएमए एक डॉक्टर रेगुलरली जाके फ्री ओपीडी कर सकते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स भी लगा सकते हैं वहाँ पर, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारी बहुत सारी कोशिशों के बावजूद अभी तक हम कामयाब हुए नहीं हैं। देखो आगे अब क्या होता है। ये सरकार से ज़मीन लेना इतना आसान काम नहीं है एक्चुअली। नहीं, आप लोग तो, मुझे जहाँ तक लग रहा है आईएमए सरकार को पैसा दे के ज़मीन लेना चाहती है, मेरी जो नॉलेज में आई है बात, लेकिन फिर भी ज़मीन आप लोगों ने देख भी ली है, लेकिन उसके बाद क्या आप लोगों ने दोबारा रिमाइंडर सरकार को डाला या नहीं? नहीं, रिमाइंडर बार बार डाल रहे हैं एक्चुअली। हाँ, पैसे देकर ही ज़मीन लेना चाहते हैं हम, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमें ऐसा लगता है कि सरकार का कुछ जो नज़रिया अलग तरह से होता है, वो लोग उनके पॉलिटिकल अप्रोच ज़्यादा होती है। वो ऐसा सोचते हैं कि जहाँ उनको पॉलिटिकली ज़्यादा फ़ायदा होता है वो उन्हीं लोगों को ज़मीन को सोशल रेट्स पे अलॉट करते हैं। अभी तक उनको ये कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं कि हमारी बॉडी से उनको पॉलिटिकल फ़ायदा कितना होगा, जहाँ तक मेरा सोचना है, तो तभी वो हमारे को इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, इसमें आप लोगों ने डिमांड में क्या, किस तरीके से आपने अपनी बात रखी थी कि हम क्या करना चाहते हैं उसके थ्रू? ये एग्जैक्टली जो मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पर हम एक सेंट्रलाइज्ड ऑफिस बनाएंगे आईएमए का, प्लस यहाँ पर जो हमारा हॉल होगा उसके अंदर हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करेंगे अपने आईएमए की, प्लस ये फ्री कैंप्स लगाते हैं, हेल्थ कैंप्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स, और एक फ्री डिस्पेंसरी चलाएंगे पुअर पेशेंट्स के लिए। ये थे हमारे साथ ऑर्थो सर्जन डॉक्टर सुरेश अरोड़ा जी, जिन्होंने अपने प्रैक्टिस से संबंधित सभी मरीजों के लिए जो हिदायत दी है उसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है उन मरीजों के लिए। और आईएमए को लेकर इन्होंने एक सरकार को अपना एक प्रपोजल दिया हुआ है कि फरीदाबाद के लोगों के लिए कुछ आईएमए के डॉक्टर करना चाहते हैं, आईएमए करना चाहता है, और वो डिमांड है एक ज़मीन की, एक जगह की, जिसके लिए वो लोगों की वहाँ रहकर सेवा करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक वो बात सिरे सरकार नहीं चढ़ा रही। डॉक्टर साहब का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार के अंदर उन लोगों को ज़मीनें दे दी जाती है जिन लोगों की राजनीति अप्रोच होती है, और यहाँ डॉक्टर इस तरीके के राजनीति लोग नहीं हैं, तभी ये मामला कहीं ना कहीं अटका हुआ है। अब देखना ये है कि कहीं सरकार आईएमए की इस बात को कब तक सिरे चढ़ाती है और कब तक आईएमए को जगह के लिए जगह अलॉट होती है। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।